गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में बेटा आपका स्वागत है। देखिए बेटा, कोरोना और सर्दी जो है उससे बचाव करते हुए हमें अपनी जो पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से करनी है। ठीक है बेटा, ऑफलाइन क्लासेज जो थी उसमें हमने 16वां जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, पाचन व अवशोषण, कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है और भोजन जो है उसका अवशोषण कैसे होता है, वो पूरा जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, इससे सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि पाचन जो है ये क्या होता है, पाचन किसे कहेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है बेटा, पाचन क्या है कि पाचन एक ऐसी जैविक क्रिया है, पाचन एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जटिल जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ जो हम भोजन के द्वारा शरीर में लेते हैं, उन जटिल खाद्य पदार्थों को अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। क्योंकि जो हम भोजन में जिन पदार्थों का हम उपयोग करते हैं वो पदार्थ अवशोषण योग्य नहीं होते हैं, वो जटिल पदार्थ होते हैं, और पाचन की क्रिया के द्वारा इन जटिल पदार्थों को, खाद्य जो पदार्थ हैं, इनको अवशोषण योग्य पदार्थों में बदला जाता है। वो जैविक क्रिया जो है वो पाचन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए एक बेटा, एक टॉपिक और है पाचन तंत्र। वो पाचन है, ये क्या है, पाचन तंत्र। देखिए बेटा, जब भोजन का पाचन होता है तो उस पाचन में अनेक अंग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं। पाचन की जो क्रिया होती है, भोजन का जब पाचन होता है तो उसमें अनेक अंग जो हैं वो सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं, और उन अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है वो तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। यानी पाचन की क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं, जो पाचन की क्रिया का पाचन करते हैं, भोजन का उसका अवशोषण करते हैं, उन अंगों से मिलकर जो एक तंत्र, एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, पाचन तंत्र जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं मुख्यतया। एक तो होती है आहार नाल, और दूसरा भाग होता है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल व पाचक ग्रंथियां, ये दो भाग हैं हमारे पाचन तंत्र के। एक तो क्या है बेटा, आहार नाल, और दूसरी क्या है, पाचक ग्रंथियां। तो हम इस चैप्टर में आहार नाल, पूरी जो हमारी आहार नाल है वो पढ़ेंगे, और उस आहार नाल में कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो पाचन तंत्र है इसमें दो भाग आ गए, एक तो आहार नाल हो गया और एक क्या हो गया, पाचक ग्रंथियां। ठीक है बेटा, तो हम सबसे पहले लेते हैं, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है आहार नाल। आहार नाल, देखिए बेटा, आहार नाल क्या है। देखिए बेटा, आहार नाल जो है ये मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होती है। मुख जो है उससे प्रारंभ होकर गुदा तक, जैसे हमारा मुख है, और उसके बाद ये जो सारी संरचना होती है, ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है, जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है। ठीक है, अब आहार नाल जो है इसमें कौन कौन से अंग होते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आहार नाल जो है इसका पहला जो अंग आता है वो आता है मुख व मुख गुहा। मुख व मुख गुहा, ये आहार नाल जो है इसका पहला पार्ट है, मुख व मुख गुहा। देखिए बेटा, ये मुख है और ये मुख जो है अभी गुहा में खुलता है, जिसे हम मुख गुहा कहा जाता है इसे। अब देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले हम तो मुख की बात करें। भाई मुख किसे कहेंगे हम, बताओ एक बार सोच के, मुख क्या होता है। देखिए बेटा, मुख क्या है, हमारा जो
निचला निचला व ऊपरी होंठ जो होता है उसके मध्य जो छिद्र पाया जाता है, ऊपरी होंठ व निचले होंठ के मध्य जो छिद्र है वो क्या कहलाता है? मुख कहलाता है। ठीक है। और ये जो मुख है हमारा, ये आगे चलकर एक गुहा में खुलता है और उस गुहा को क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। ऊपरी होंठ और निचले होंठ के मध्य जो छिद्र है वो तो मुख कहलाया, और मुख जिस गुहा में खुलता है उस गुहा को क्या कहा जाता है? मुख गुहा कहा जाता है। अंदर वाला जो भाग होता है जिसमें जिह्वा और दंत हैं वो मुख गुहा कहलाता है। ठीक है बेटा। अब इस मुख गुहा जो है इसमें भी दो भाग होते हैं। मुख गुहा के अंदर दो भाग पाए जाते हैं, दो अंग हैं। एक तो होता है दंत और दूसरा जो भाग है इसका होता है जिह्वा। ये दो भाग हमारी मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं, दंत और जिह्वा। तो हमें ये दोनों चीजें पढ़नी है कि दंत क्या है और जिह्वा क्या है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि दंत क्या है। देखिए बेटा, दंत क्या है कि दंत जो होते हैं ये हमारी मुख गुहा जो है उसकी सीमा बनाती हैं। हमारी मुख गुहा की क्या बनाते हैं? सीमा। हमारी मुख जो गुहा है अंदर वाली, इसके चारों तरफ क्या है? दंत है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दंत हमारी मुख गुहा जो है उसकी सीमा बनाते हैं। और मानव में जो दंत पाए जाते हैं ये जो हैं मसूड़े, मसूड़े जो होते हैं उनके गर्त में धसे रहते हैं। भाई मानव में जो दंत पाए जाते हैं ये मसूड़ों के गर्त में धसे रहते हैं और इसी कारण मानव को जो है उससे गर्त दंती कहा जाता है। मानव को क्या कहा जाता है? गर्त दंती, क्योंकि उसके जो दंत हैं वो मसूड़ों के गर्त में धसे रहते हैं, इसलिए मानव को गर्दंती कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, मानव जो है इसमें दंत जो हैं ये जीवन काल में दो बार आते हैं। ये भी पढ़ा होगा आपने, ये पता है सामान्यतया कि मानव का जो जीवन काल है उसमें दंत दो बार आते हैं। ठीक है। जैसे हम सामान्यतः बोलते हैं दूध के दांत और स्थायी दंत बोलते हैं जिनको, तो दो बार आते हैं। इसलिए मानव जो है वो द्विबार दंती कहलाता है। मानव क्या कहलाता है? द्विबार दंती। द्विबार दंती क्या है कि मानव जो है उसके जीवन काल में दंत जो हैं ये दो बार आते हैं, इसलिए मानव को द्विबार दंती कहा जाता है। ठीक है बेटा। गर्त दंती भी है क्योंकि मसूड़ों के गर्त में धसे रहते हैं, दो बार आते हैं, इसलिए मानव क्या होता है? द्विबार दंती होता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए कि मानव में जो दंत पाए जाते हैं ये दंत दो प्रकार के होते हैं। मानव में जो दंत हैं इनको मिटा देते हैं एक बार बेटा। मानव में जो दंत हैं ये दंत दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के दंत हैं। कौन कौन से? एक तो आते हैं अस्थाई दंत। अस्थाई दंत। मानव में जो दंत हैं दो प्रकार के हैं, जिसमें हमने पहला प्रकार लिया है स्थाई दंत, नहीं अस्थाई दंत बेटा। अस्थाई दंत जो होते हैं इन्हें दूध के दंत भी कहा जाता है, या इनको समानतः दूध के दांत बोलते हैं हम। इन्हें दूध के दंत भी कहा जाता है। और ये जो दंत हैं ये लगभग 4 वर्ष की आयु में आते हैं
और 7 से 8 वर्ष की आयु जो है उसमें ये टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। अस्थायी दंत जो जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है, ये लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में आते हैं और 7 से 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। और इनकी जो संख्या होती है, अस्थायी दंत जो हैं उनकी जो संख्या होती है ये 20 होती है। ये बेटा याद रखना है अपने को कि अस्थायी जो दंत होते हैं, दूध के जो दांत होते हैं, उनकी संख्या 20 होती है, जो लगभग 4 वर्ष की आयु में आते हैं और 7 से 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है बेटा, संख्या कितनी है? 20। दूसरा प्रकार लेते हैं दंत जो है उसका स्थायी दंत। स्थायी दंत, देखिए बेटा स्थायी दंत जो है, ये जो अस्थायी दंत जब गिर जाते हैं तो उनके बाद क्या आते हैं? स्थायी दंत आते हैं। और स्थायी दंत जो हैं इनकी संख्या 32 होती है। स्थायी दंत जो है उनकी संख्या कितनी है? 32 है, जो अस्थायी दंत गिरने के बाद आते हैं। ठीक है बेटा, स्थायी दंत जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के स्थायी दंत जो हैं ये मानव में पाए जाते हैं। पढ़ा भी होगा बेटा आपने, जिसमें पहला आता है चर्वणक। नहीं बेटा, पहला जो है, पहला अस्थायी जो दंत है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें पहला जो आता है वो आता है कृंतक। पहला जो दंत है वो कृंतक है, जिसे आई के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा जो है इसमें रदनक, रदनक होता है, जिसे सी के रूप में दर्शाया जाता है। तीसरा जो है वो इसमें होता है अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक जिसे पीएम के रूप में दर्शाया जाता है, प्रीमोलर। और चौथा जो है वो आता है इसमें चर्वणक यानी मोलर। तो ये 4 प्रकार के स्थायी दंत हैं मानव में। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है बेटा, अब इनकी संख्या क्या होती है वो हमें देखनी है कि भाई कृंतक कितने हैं, रदनक कितने हैं, अग्रचर्वणक कितने हैं और चर्वणक कितने हैं और इनके कार्य क्या हैं। इसके लिए बेटा एक सूत्र होता है जिसे मानव का दंत सूत्र कहा जाता है। इसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए मानव का जो दंत सूत्र है वो हमें ज्ञात करना है। वो क्या होता है बेटा? आई यानी कृंतक, ये होता है 2/2। ठीक है बेटा, उसके बाद सी जो आता है ये आता है 1/1। ठीक है, और उसके बाद अग्रचर्वणक यानी पीएम जो है वो आते हैं 2/2 और चर्वणक यानी एम जो है वो होते हैं 3/3। ठीक है, समानता इसको याद करने के लिए इसे बोला जाता है 21-23/21-23। समानता क्या बोल सकते हो इसे भाई? 21-23/21-23 ये दंत सूत्र है। ठीक है, अब इस दंत सूत्र के द्वारा हम मानव जो है उसमें उपस्थित जो 4 प्रकार के स्थायी दंत हैं उनकी हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। याद रहेगा बेटा, क्या है सूत्र? 21-23/21-23। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है वो हमें अब देखना एक बार कि ये जो चीज है इसका मतलब क्या है और कैसे इनकी संख्या जो है वो ज्ञात की जाती है। देखिए बेटा, इनकी संख्या को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि मानव का जो ये दंत सूत्र है, ये दंत सूत्र जबड़े के आधे भाग का दंत सूत्र होता है। ये जो दंत सूत्र बताया गया है ये दंत सूत्र जबड़े के आधे भाग का दंत सूत्र होता है। अब देखिए कैसे,
देखिए अब हमारे दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा है और एक क्या है, निचला जबड़ा होता है। एक ऊपरी जबड़ा है और एक क्या है, निचला जबड़ा। और ये दंत सूत्र दोनों जबड़े जो हैं उनके आधे भाग का सूत्र होता है, क्योंकि आधा भाग बिल्कुल सेम होता है। जैसे इधर जो दंत होते हैं और इधर जो दंत होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये जो सूत्र है ये दोनों जबड़ों के आधे भाग का सूत्र होता है। अब देखिए इनको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे इंसाइजर यानी कृंतक जो है उनकी संख्या है 2/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 यानी ऊपरी जबड़ा है, ऊपर लिखा हुआ है, और 2 क्या है, नीचे लिखा हुआ है, मतलब निचला जबड़ा में है। तो ये दो दंत, जैसे ये ऊपर वाले जबड़े में हो गए एक तरफ, और 2 ही क्या हो गए, नीचे वाले जबड़े में। ठीक है बेटा। अब मैंने बताया ये दोनों जबड़ों के आधे भाग का सूत्र है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दूसरे भाग में भी वही होंगे, 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 क्या होंगे इधर, क्योंकि आधे भाग का सूत्र है और आधा बिल्कुल सेम होता है। तो अब इनकी संख्या गिनिए, 4 और 4 कितने हो गई, 8। यानी इन कृंतक जो है उनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। या आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़कर इनका डबल कर लो आप, वो संख्या आ जाएगी। जैसे 2 2 4 और 4 का डबल किया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम दूसरा प्रकार का जो दंत है वो लेते हैं सी, रदनक। रदनक की संख्या 1, ऊपरी जबड़े में 1 है, एक नीचे निचले जबड़े में 1 है। आधे भाग की बात करें तो एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है बेटा। कितने हो गए संख्या में, 4। तो रदनक जो है वो संख्या में क्या होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है बेटा। रदनक जो है उसके बाद तीसरा जो है वो लेते हैं अग्रचर्वणक, प्रीमोलर जो है वो लेते हैं। अग्रचर्वणक की संख्या है भाई 2/2, यानी 2 निचले जबड़े में और 2 ही ऊपर वाले जबड़े में। 2 ऊपर वाले जबड़े में है और 2 ही क्या है, नीचे वाले जबड़े में। 2 यहां आप पूरे करें दोनों आधे भाग का तो 2 यहां आ गए और 2 यहां आ गए। संख्या कितनी होगी, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो प्रीमोलर है उनकी संख्या कितनी होगी बेटा, 8। अग्रचर्वणक की संख्या 8 हो गई। अब क्या बच गया अपना, मोलर। मोलर जो है अब इसकी संख्या देखिए बताइए कितनी है, 3/3, यानी 3 ऊपरी जबड़े में है, 1 2 3, और 3 ही क्या है नीचे जबड़े में, 1 2 3, और यहां पर भी 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। संख्या कितनी होगी, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी इनकी संख्या कितनी आ गई, 12। टोटल कितने हो गए भाई, 8 4 12 20 और 12 32। टोटल संख्या स्थायी दांतों की कितनी आ गई, 32। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये दंत सूत्र है ये आधे भाग का दंत सूत्र है। ठीक है। और इसमें संपूर्ण अगर संख्या आपको निकालनी है तो इसमें लास्ट में हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, यानी उनकी संख्या को क्या कर देंगे, दुगना। जैसे 2 और 2 4, 4 दूनी 8 हो गए। 1 और 1 2 होते हैं, 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। 2 2 4, इसका डबल हो गया 8। 3 और 3 6, इसका डबल कितना हो गया, 16 नहीं 12। तो टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई, 32 हो गई। ये है स्थायी दंत हैं जो 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें जो दंत हैं उनके कार्य की, कि भाई दंत जो हैं जो मुख गुहा में हैं उनके कार्य क्या है। ठीक है बेटा। अब दंत जो है देखो अब इनके कार्य क्या, आप देखना एक बार। हमारे जो सबसे आगे वाले दांत होते हैं इन्हें बोला जाता है कृंतक। इनका कार्य होता है भोजन को पकड़ना, भोजन जो है उसको पकड़ना और उनको काटना।
और उसके बाद ये जो बगल वाले नुकीले दंत होते हैं ये भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और प्रीमोलर और मोलर यानी अग्रचर्वणक और चर्वणक जो होते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो दंत जो है इनका कार्य है कि भोजन जो है उसको ये पकड़ने का कार्य करते हैं, भोजन जो है उसको काटने का कार्य करते हैं, भोजन जो है उसको चीरने का कार्य करते हैं, और भोजन जो है इसको महीन कणों में पीसने का कार्य भी करते हैं। क्या कार्य करेंगे दंत? भोजन को पकड़ने, भोजन को काटने, भोजन को चीरने फाड़ने और भोजन को महीन कणों में पीसने का कार्य दंतों के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारी जो मुख गुहा है उसमें उपस्थित पहला भाग दंत। ठीक है बेटा, दंत का दंत सूत्र आपको याद कर रखना है। मानव का कितना है बेटा? 21-23/21-23। इसको डबल करेंगे तो हमें उनकी संख्या जो है ये प्राप्त हो जाती है। कार्य हो गया भोजन को काटना, भोजन को पकड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना और भोजन को महीन कणों में पीसना। ये कार्य किसका हो गया बेटा? दंतों का कार्य हो गया। दंत पूरा हो गया। ठीक है बेटा, दंत जो है इसके बाद हमारी जो मुख गुहा है उसमें एक दूसरा भाग और है, और दूसरा भाग कौन सा है बेटा? जिह्वा। हमारी मुख गुहा में जिह्वा और पाई जाती है। हमें वो देखना है कि जिह्वा जो है वो किस प्रकार की होती है और क्या कार्य करती है। तो दूसरा भाग लेते हैं हम मुख गुहा में, और मुख गुहा का दूसरा भाग है जिह्वा। देखिए बेटा, जिह्वा जो है ये एक मांसल पेशीय और गतिशील अंग होता है। जिह्वा जो है ये हमारी मुख गुहा जो है इसमें मांसल पेशीय गतिशील अंग होता है, और जिह्वा जो है इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या मिलती हैं बेटा? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो हमें भोजन जो है उसका ज्ञान करवाती हैं। भोजन जो है उसके स्वाद का ज्ञान करवाती हैं कि भोजन कैसा है। उस भोजन के स्वाद का जो ज्ञान होता है वो जिह्वा पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, ये है मांसल पेशीय गतिशील अंग होती है जिह्वा, जिस पर स्वाद कलिकाएं हैं जो भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं हमें। ठीक है बेटा, उसके अलावा ये हमारी जिह्वा हो गई। उसके अलावा जो हमारी मुख गुहा है, मुख गुहा जो होती है इस मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मुख गुहा में क्या उपस्थित है बेटा? लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम भोजन को देखते ही, भोजन को सूंघते ही, भोजन का स्मरण करते ही हमारे मुख में लार का आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये लार ग्रंथियां जो हैं ये लार का स्राव करती हैं। किसका स्राव करती हैं बेटा? लार का स्राव। लार ग्रंथियां हैं जो लार का स्राव करती हैं। ठीक बेटा, अब ये लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार स्रावित होती है, लार ग्रंथियों के द्वारा जो लार जो स्रावित होती है इसमें क्या क्या उपस्थित होता है? देखिए बेटा, लार में सबसे अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है। सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। जल के बाद लार में श्लेष्म पाया जाता है, और श्लेष्म जो है ये भोजन को चिकना व लसलसा बनाता है। भोजन को कैसा बनाता है? चिकना व लसलसा बनाता है। क्या बनाती है? श्लेष्म। लार में सबसे अधिक मात्रा में जल,
जल के बाद इसमें श्लेष्म उपस्थित है जो भोजन को चिकना व लसलसा बनाती है। चिकना व लसलसा बनाने का भी कारण होता है ताकि भोजन को मुख गुहा से आगे की ओर आसानी से धकेला जा सके, तो भोजन को ये लसलसा और चिकना बनाती है। उसके अलावा लार जो है इसमें टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम भी पाया जाता है। टाइलिन या एमाइलेज ये एंजाइम भी उपस्थित होता है, और ये एंजाइम क्या करता है कि भोजन में उपस्थित स्टार्च को, भोजन में जो स्टार्च पाई जाती है इस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ये कार्य होता है किसका? टाइलिन या एमाइलेज का, जो किस में उपस्थित है? लार में उपस्थित है। पहला जो सबसे अधिक मात्रा में जल, फिर श्लेष्म, और तीसरा टाइलिन या एमाइलेज, जो क्या करेगा? भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है उस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, स्टार्च जो है ये शर्करा मीठी नहीं होती है, लेकिन माल्टोज शर्करा मीठी होती है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम भोजन के ग्रास को, भोजन का जो टुकड़ा होता है जिसको हम मुख गुहा में लेते हैं, उसको अगर हम काफी देर तक मुख में चबाते हैं तो वो भोजन हमें मीठा लगने लगता है। उसका कारण है कि लार में उपस्थित टाइलिन स्टार्च जो है उसको माल्टोज में बदल देता है। स्टार्च मीठा नहीं है, लेकिन माल्टोज क्या है? मीठी होती है। लेकिन मुख गुहा में स्टार्च जो है इसका आंशिक पाचन होता है। स्टार्च जो है इसका कौन पाचन तो होता है, लेकिन कैसा? आंशिक। और आंशिक इसलिए होता है कि मुख गुहा में भोजन ज्यादा देर तक नहीं रुकता है। हमें इतनी जल्दी होती है कि भोजन की, उसको मुख में थोड़ी देर चबाते हैं, उसको नीचे आगे की ओर कर लेते हैं, जिससे स्टार्च माल्टोज में नहीं बदल पाता है। इसलिए मुख गुहा में स्टार्च का केवल आंशिक पाचन ही होता है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, पहला जल, दूसरा श्लेष्म, तीसरा टाइलिन। अब चौथा और लेते हैं कि लार जो है इसमें लाइसोजाइम एक एंजाइम भी पाया जाता है, जो हमारे आंखों के अश्रु में भी उपस्थित होता है। जो आंसू होते हैं उसमें भी लाइसोजाइम होता है, और लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करता है कि अगर भोजन के साथ कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये उन्हें नष्ट कर देता है। कि भोजन के द्वारा अगर कोई कीटाणु शरीर में प्रवेश कर रहा है तो लाइसोजाइम जो है उसे नष्ट कर देता है। यानी ये कीटनाशी होता है। लाइसोजाइम जो कीटाणु जो भी हैं, रोगाणु हैं, वो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है बेटा। अब ये हो गया हमारी मुख और मुख गुहा। हमने पहला पार्ट लिया था आहार नाल का। मुख हमने बता दिया कि ऊपरी होंठ निचली होंठ के मध्य वाला छिद्र होता है जो एक गुहा में खुलता है, जिसमें मुख गुहा है। मुख गुहा में दो संरचनाएं हैं, एक दंत है और एक क्या है? जिह्वा। उसके अलावा मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी हैं जो लार का स्राव करेंगी। लार में सबसे अधिक मात्रा में जल है, फिर श्लेष्म है। श्लेष्म का कार्य बता दिया, चिकना व लसलसा बनाना भोजन को। टाइलिन उपस्थित है जिसका कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदलना। लाइसोजाइम उपस्थित है जिसका कार्य है भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना। ठीक है बेटा। अब देखिए, मुख गुहा में जो भोजन है वो लार के कारण लसलसा व अर्धठोस के रूप में बन जाता है। मुख गुहा में जो भोजन है उसको हमने चबाया, जिह्वा से उलट पलट किया, ठीक है। उसके बाद उसमें लार मिलाई जाती है जिससे भोजन अर्धठोस लसलसा हो जाता है। और मुख में बना ये अर्धठोस लसलसा जो भोजन है ये बोलस कहलाता है। ये बेटा आपको अच्छे से याद रखना है कि बोलस क्या है।
बोलस क्या है? मुख गुहा में बना अर्ध ठोस लसलसा जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमने दो चीजें पढ़ ली, एक तो मुख पढ़ा हमने, और मुख गुहा के अंदर जो गुहा है वो मुख गुहा हमने पढ़ा। मुख गुहा में हमने क्या पढ़े भाई? दंत पढ़ा, जिह्वा पढ़ा, और उसके अंदर उपस्थित जो लार ग्रंथियां हैं वो हमने पढ़ी। ठीक है बेटा, अब मुख गुहा, मुख और मुख गुहा के बाद हम दूसरा पार्ट लेते हैं आहार नाल का। सर्दियों में बेटा जो बोर्ड भी पूरी तरह से साफ नहीं होता, चिपक जाती है स्याही जो है। हाँ बेटा, अब देखिए हमारा पहला पार्ट जो है मुख और मुख गुहा पूरा हो गया। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं ग्रास नाल। पहला मुख मुख गुहा और दूसरा आता है इसमें बेटा ग्रास नाल। देखिए बेटा, ग्रास नाल, मुख और मुख गुहा में जो बोलस बना है उस बोलस को जिह्वा की सहायता से आगे एक नलिकाकार संरचना में भेजा जाता है, और ये नलिकाकार जो संरचना है वो क्या कहलाती है? ग्रास नाल कहलाती है। हमारे मुख में जो बोलस बना है मुख गुहा के अंदर, उस बोलस को जिह्वा के सहायता से पीछे की ओर धकेला जाता है, और पीछे की ओर एक नलिकाकार संरचना होती है जो क्या कहलाती है? ग्रास नाल कहलाती है। ठीक है बेटा, ग्रास नाल जो है एक नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, और ये जो नलिकाकार संरचना होती है ये संकुचनशील होती है। कैसी है बेटा? संकुचनशील होती है। ठीक है, साथ में जो ये ग्रास नाल है, जैसे ये ग्रास नाल है हमारी, इस ग्रास नाल जो है इसकी भित्ति पर, ग्रास नाल की भित्ति पर श्लेष्म पाया जाता है। ग्रास नाल की जो भित्ति है इस पर क्या मिलता है बेटा? श्लेष्म पाया जाता है, और ये श्लेष्म जो है ये भोजन जो है उसकी आगे की जो गति है उसको आसान बनाता है। कहने का मतलब जब भोजन मुख गुहा से हमारी किस में आता है? ग्रास नाल में आता है। तो ग्रास नाल जो एक नलिकाकार और श्लेष्म युक्त भित्ति होती है, इसकी संकुचनशील होती है, और इस श्लेष्म भित्ति के कारण जो भोजन है वो आगे की ओर आसानी से गति करता है। श्लेष्म क्योंकि चिकना होता है तो जिसके कारण भोजन जो है वो आसानी से आगे की ओर गति करता है। जो ग्रास नाल है, इस ग्रास नाल में भोजन के किसी भी अंश का पाचन नहीं होता है। ये बात अच्छे से याद रखिए कि ग्रास नाल जो है इसमें भोजन के किसी भी अंश का पाचन नहीं होता है। ये मुख गुहा में बने बोलस को कहां तक भेजने का कार्य करती है? अमाशय तक भेजने का कार्य करती है। भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या मुख गुहा में भोजन का पाचन होता है? बिल्कुल होता है। किसका होता है? स्टार्च का पाचन होता है, और स्टार्च का भी आंशिक पाचन होता है, पूर्णतः पाचन नहीं होता है। लेकिन जो ग्रास नाल है इसमें भोजन के किसी भी अंश का पाचन नहीं होता है। ये एक नलिकाकार संकुचनशील संरचना है जिसकी आंतरिक भित्ति पर श्लेष्म पाया जाता है, जो भोजन को आगे की ओर आसानी से धकेला जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि मुख गुहा और आमाशय को जोड़ने वाली जो नलिकाकार संकुचनशील संरचना है वो ग्रास नाल कहलाती है। तो बेटा आज हमने जो आहार नाल है उसके एक तो हमने मुख और मुख गुहा पढ़ा पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा? ग्रास नाल। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।